जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करेंट जीके में। साथियों, आज हम लोग 1 और 2 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। ये जो भी एनालिसिस है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लंबे समय तक आप रिटेन कर पाएँ। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना ज़ाया करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, वेयर डिड पीएम इनॉग्रेट 10,000 जन औषधि केंद्र। ठीक है, 10,000वां जन औषधि केंद्र पीएम साहब ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है बिलासपुर, सेकंड ऑप्शन है देवघर, थर्ड ऑप्शन है देवरिया और फोर्थ ऑप्शन है शिमला। इन चारों में से कहाँ पीएम साहब ने 10,000 जन औषधि केंद्र खोला है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों देवघर। ठीक है, देवघर में ये खोला गया, देवघर झारखंड में। ठीक है, तो इनका जो पीएम ने इनॉग्रेट किया है 10,000 जन औषधि केंद्र एट एम्स देवगढ़। ठीक है, एम्स देवगढ़ में ये खोला गया है। ठीक है, और जो पहले गवर्नमेंट का टारगेट था कि वो 10,000 जन औषधि केंद्र है वो कंप्लीट कर लेंगी बाय मार्च 2024, लेकिन ये जो है स्केड्यूल से पहले ही ये चीज़ अचीव कर ली गई है और 10,000 जो जन औषधि केंद्र खुला है वो देवगढ़ में खुला गया है। ठीक है, और अब नया टारगेट क्या है, 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बाय मार्च 2026। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मार्च 2026 तक 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की जो है स्केड्यूल किया गया है, एक टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जन औषधि केंद्र के बारे में। तो ये आता है जन औषधि परियोजना के अंदर, जो कि लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, जन औषधि केंद्र, यहाँ पे आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं जो अराउंड 75 to 80% तक सस्ती रहती हैं। ठीक है, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनसे 75 to 80% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं, इसी को कहते हैं जन औषधि केंद्र। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देव के घर में खोला गया, देव मतलब ईश्वर के घर में खोला गया है जन औषधि केंद्र, 10,000वां जन औषधि केंद्र। ठीक है साथियों, आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया था। ठीक है, पहला जन औषधि केंद्र कब और कहाँ खोला गया था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, पर अपनी खुद की नॉलेज के लिए देख लीजिएगा, क्या पता यही पूछ ले कि फर्स्ट जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड लीड आईटी 2.0 ऑन फ्राइडे। ठीक है, व्हेन वाज लीड आईटी स्टैब्लिश्ड। तो ये जो लीड आईटी 2.0 है ये तो अभी फ्राइडे को स्टैब्लिश किया गया नरेंद्र मोदी साहब द्वारा, पर आपको बताना है कि लीड आईटी एक्चुअली में जो 1.0 था, ठीक है, वन जो इसका इनिशियल वर्जन था वो कब शुरू हुआ था। अभी तो 2.0 आया है, इसका 1.0 कब आया था आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2019, सेकेंड ऑप्शन है 2020, थर्ड ऑप्शन है 2018 और फोर्थ ऑप्शन है 2017। तो इन चारों में कब लीड आईटी आया था। ठीक है, इनिशियली लीड आईटी कब स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों 2019 में। ठीक है, 2019 में लीड आईटी स्टैब्लिश किया गया था। तो लीड आईटी का मतलब देख लेते हैं जरा पे, यहाँ पे देखिए लीड आईटी है ना, आईटी मतलब होता है इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ठीक है, इंडस्ट्री ट्रांजिशन, अभी हमारी इंडस्ट्री क्या है, अभी हमारी इंडस्ट्री कोल पे चल रही है, स्टील पे चल रही है, तो ये सब ना इनके कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए या कार्बन सेंसिटिव इंडस्ट्री को कार्बन इनसेंसिटिव इंडस्ट्री करने के लिए, या कार्बन जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उनको एकदम रिड्यूस करने के लिए, कार्बन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री को बनाने के लिए लीड आईटी जो है लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, इसमें 18 कंट्रीज जो हैं और 20 इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज जो हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रही हैं। ठीक है, ग्लोबल नेट जीरो पे ये काम करेगी। नेट जीरो मतलब जब कार्बन एमिशंस नेट जीरो हो जाएंगे, मतलब ये नहीं होगा कि कार्बन एमिशंस नहीं होंगे, पर जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही रिमूव कर दिया जाएगा, इसको कहेंगे नेट ज़ीरो एमिशंस। ठीक है, जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही जो है दुनिया से या वर्ल्ड से जो है ग्लोबली रिमूव कर दिया जाएगा, उनको स्टोर कर दिया जाएगा, या कोई ऐसी टेक्निक आ जाएगी जिससे कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन कम होगा, तो इसी को कहेंगे ग्लोबल नेट ज़ीरो। तो इसी चीज़ को करने के लिए लीड आईटी आई थी। ठीक है, लीड आईटी आया था 2019 में। अब उसका 2.0 जो है एडवांस वर्जन आया है, कहाँ पे, दुबई में इसको बोला गया, अनवील किया गया था पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, क्योंकि अभी दुबई में क्या चल रहा है अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो है क्लाइमेट मीटिंग चल रही है दुबई में। ठीक है, तो वहीं पे लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2019 में लीड आईटी लॉन्च किया गया था। लीड आईटी क्या है, तो इंडस्ट्री ट्रांजिशन है फ्रॉम कार्बन टू नॉन कार्बन सोर्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, फ्रॉम कार्बन टू नॉन कार्बन। ठीक है, कार्बन टू नॉन कार्बन
सोर्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री ट्रांजिशन इसी को कहेंगे। और इसमें 18 कंट्रीज थी और 20 इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज थी। इनका एम क्या था, ग्लोबल नेट ज़ीरो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वॉज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस लीजन डे ऑनर अवार्ड। ठीक है, ये फ्रांस का अवार्ड है, फ्रेंच अवार्ड है, तो आपको बताना है लीजन डे ऑनर अवार्ड किसको मिला है अभी हाल ही में। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रितु करिधल जी को, सेकेंड ऑप्शन है पीवी सिंधु जी को, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए टेसी थॉमस जी को, और फोर्थ ऑप्शन है ललित अंबिका वीआर जी को। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो लेजेंड ऑनर जो मिला है साथियों, वो लास्ट ऑप्शन ललिता खंबिका वीआर जी को मिला है, जो कि इसरो की फॉर्मर डायरेक्टर हैं। ठीक है, ललिता अंबिका वी आर अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एट इसरो वॉज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस लेजेंड डे ऑनर। ठीक है, लेजेंड डे ऑनर को किसको मिला है अवार्ड, तो ललित अंबिका वी आर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से याद कर लेंगे। एल से है ललित अंबिका और एल से ही है लेजेंड डे ऑनर। ठीक है, लेजेंड डे ऑनर भी इन्हीं से है और एल से ही ललित अंबिका वी आर है। ठीक है साथियों, बहुत ईजी सा है, आराम से आप इसको जोड़ के अपना काम वहाँ बना लेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ललित अंबिका वी आर जो है इनको अवार्ड मिला है लेजेंड डे ऑनर का। ये क्या थी, ये इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की डायरेक्टर थी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, ये छोटा सा हैक समझ में आया होगा। एल से लेजेंड डे ऑनर और एल से जिन्होंने अवार्ड जीता है ललित अंबिका वी आर। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्चेस मिशन दक्ष टू एज 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स। तो मिशन दक्ष जो है किस स्टेट की परियोजना है जिसके अंतर्गत 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स को एक सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। दक्ष मतलब होता है स्किल। ठीक है, स्किल। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है आपके लिए बिहार, सेकेंड ऑप्शन है यूपी, थर्ड ऑप्शन है गोवा और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड सॉरी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है बिहार, यूपी, गोवा, उत्तराखंड। इन चारों में से किसने मिशन दक्ष लॉन्च किया है आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है बिहार। ठीक है, बिहार में जो है मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, इसमें 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स को एड किया जाएगा फेसिंग एकेडमिक चैलेंजेस इन क्लास 3 to 8 इन गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स। तो उनको क्या है, उनको उनको क्या दिया जाएगा, उनको नॉलेज दी जाएगी, उनको स्किल दिया जाएगा, उनको और पढ़ाया जाएगा, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा चीज़ों को। तो इसके लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, हर किसी को दक्ष करना है ना, हर किसी को दक्ष करना है, ये ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो। हर किसी को दक्ष करना है। ठीक है, हर किसी को दक्ष करना है, हर से क्या याद है, HR लास्ट में इनके है ना, तो बिहार और दक्ष जो है इनकी स्कीम। ठीक है, तो बिहार की स्कीम दक्ष। ठीक है, हर किसी को दक्ष करना है तो बिहार की दक्ष स्कीम है। ठीक है, बिहार की दक्ष स्कीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हेन इज इट प्रपोज टू होस्ट COP33 इन इंडिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 इन इंडिया कब होस्ट करने के लिए प्रपोज किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2028, सेकेंड ऑप्शन है 2027, थर्ड ऑप्शन है 2026 और फोर्थ ऑप्शन है 2025। तो कब होस्ट करने की बात हो रही है इंडिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33। ठीक है, जो कि एक क्लाइमेट एक्शन समिट भी होती है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 2028 में। ठीक है, 2028 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये प्रपोज किया है कि इंडिया होस्ट करेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 33 इन 2028। ठीक है, और ये कहाँ बोला गया है, ये अभी जहाँ पे वर्ल्ड एक्शन क्लाइमेट समिट हो रही है एट COP 2028, कहाँ पे हो रही है, दुबई में हो रही है। ठीक है, ये दुबई में हो रही है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे जब जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे जैसे थीम डिसाइड होगी, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि COP 28 मतलब वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट कहाँ हो रही है, COP 28, तो ये दुबई में हो रही है। ठीक है, और PM मोदी साहब ने कब इंडिया के लिए प्रपोज किया है, तो COP 33 को प्रपोज किया है 2028 के लिए। ठीक है, 2028 के लिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2028 के लिए मोदी जी ने इसको प्रपोज किया है। ठीक है, आप ये बताइएगा कि क्या कभी पहले वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ है इंडिया में, आप ये अपनी तरफ से थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, वैसे आपको बता दें एक बार हुआ है, आप देख एक दो शायद 2 बार हुआ है, आप एक बार देख के, एक बार 2002 में हुआ था और एक बार शायद 2017 में ये
7mm में हुआ था, पर 2002 में हुआ था एक बार, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से देख के बताइएगा, हमको खुद भी बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि ये कब हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए बढ़िया है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मेड ग्राउंड ब्रेकिंग कमिटमेंट ऑफ $30 billion टू एल्टेरा, अ क्लाइमेट इनिशिएटिव बाय लूनेट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो कौन सी कंट्री इन्वेस्ट करेगी $30 billion अल्टेरा में, जो कि एक प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ठीक है, और जिसको लीड करता है लूनेट, ठीक है। तो अल्टेरा में कौन इन्वेस्ट करेगा $30 billion, कौन सी कंट्री ने इन्वेस्ट करने के लिए बोला है, प्रपोज किया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड ऑप्शन है इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन चारों में से कहाँ पे किसने बोला है कि $30 billion जो है वो अल्टेरा में इन्वेस्ट करेगा, जो कि एक प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है अल्टेरा में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है बट प्राइवेटली, ठीक है। ये लोग प्राइवेट फंडिंग करते हैं, ना कि गवर्नमेंट फंडिंग, ठीक है। तो यूएई ने, जो कि होस्ट भी है, COP28 का भी हम लोग ने देखा था, यूएई जो होस्ट है किसका, COP28 का, तो उन्होंने ये बोला है कि $30 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया जाएगा अल्टेरा में, ठीक है। और ये इस क्लाइमेट इनिशिएटिव किसका है, ये लूनेट का है, ठीक है, लूनेट का है ये, क्योंकि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर प्राइवेट कितना मैनेज हो जाएगा, तो $250 बिलियन जो है इनके पास मैनेज हो जाएगा, जिससे वो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूएई ने जो है इन्वेस्ट करने को बोला है कितना, फिर $30 बिलियन, ठीक है। COP28 में बोला गया था, ये किस में इन्वेस्ट करेंगे, अल्टेरा में, ठीक है, अल्टेरा में, ठीक है, अल्टेरा, ध्यान दीजिएगा अल्टेरा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। Who becomes fastest Indian to secure 4000 runs in मेंस 2020, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से वो इंडियन हैं जिन्होंने 4000 रन अपने सबसे तेज़ पूरे किए हैं मेंस 2020 में, ठीक है। वो इंडियन कौन है जिन्होंने 4000 रन किए हैं 2020 में सबसे फास्टेस्ट, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, सेकेंड ऑप्शन है श्रेयस अय्यर, थर्ड ऑप्शन है ईशान किशन, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए पृथ्वी शॉ, ठीक है। इन चारों में से किसने कौन फास्टेस्ट इंडियन बना है 4000 रन कंप्लीट करने का, ठीक है, मेंस 2020 में। तो साथियों इसका सही आंसर है ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ जी जो हैं बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं, ठीक है। उन्होंने मेंस 2020 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए और वो फास्टेस्ट इंडियन बने हैं टू स्कोर 4000 रन इन T20, ठीक है। और ये किसके खिलाफ किया था, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है, किसने किया है, ऋतुराज गायकवाड़ ने, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ साहब ने ये कारनामा कर दिखाया है, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ ने ये कारनामा कर दिखाया, कितना, 4000 रन पूरे किए हैं, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में के खिलाफ T20 में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, वेयर फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस वॉज लेड। तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ पे रखा गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, और फोर्थ ऑप्शन है ओडिशा, ठीक है। तो इन चारों में से कहाँ पे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है, और इसका सही आंसर है साथियों ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में यूनियन मिनिस्टर साहब जो हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस की, टू अपलिफ्ट ओडिशाज यूथ विद डिमांड ड्रिवन वोकेशनल एजुकेशन फॉस्टरिंग स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो NSTI प्लस कहाँ आया है, ओडिशा में आया है, ठीक है, ओडिशा में आया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्किल ही अब दिशा देगा ना, याद रखिएगा, स्किल प्लस दिशा देगा, ठीक है, स्किल प्लस दिशा देगा, ठीक है, दिशा देगा, ठीक है। तो दिशा से याद रखिएगा ओडिशा, ठीक है साथियों, छोटी सी ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। स्किल प्लस ही दिशा देगा, ठीक है। स्किल प्लस से क्या मतलब हो गया, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस, और दिशा से क्या मतलब हो गया, दिशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओडिशा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज़ बीइंग ऑनर्ड विद नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय फ्रेंच गवर्नमेंट।
तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने किस पर्सनैलिटी को नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा है, से ऑनर किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है शशि थरूर, सेकेंड ऑप्शन है जे साई दीपक, थर्ड ऑप्शन है आर्शिया सत्तार और फोर्थ ऑप्शन है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो आपको बताना है नाइट ऑफ ऑर्डर एंड आर्ट्स एंड लेटर्स किसको मिला है फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों आर्शिया सत्तर। ठीक है, आर्शिया सत्तर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो कि रिनाउंड ऑथर और ट्रांसलेटर है। ठीक है, रिनाउंड ऑथर और ट्रांसलेटर है। इन्होंने ट्रांसलेट किए हैं कई एपिक्स जैसे रामायण, महाभारत और कथा सरित सागर। ठीक है, कथा सरित सागर, रामायण, महाभारत। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको, आर्ट्स एंड लेटर्स में जानते हैं, ये याद रखिएगा आर्ट में 70 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 70 लेटर्स होते हैं, 70। ठीक है, 70 लेटर्स होते हैं आर्ट में। ठीक है, तो 70 से याद रखिएगा आर्शिया 70। ठीक है, 70 लेटर और 70 लेटर होते हैं। ठीक है, लेटर से क्या मतलब होता है, आर्ट्स एंड नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, लेटर का क्या मतलब हो गया, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स हो गया, और लेटर कितने हैं, 70 है, 70 मतलब आर्शिया 70। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे साथियों ऐसे ही देख लेते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इंडियन नेवी जो है ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन पोर्ट्रे कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। ठीक है, कहाँ पे, सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ इंडियन नेवी का डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है, तो दुर्ग में किया जा रहा है, किले में किया जा रहा है। ठीक है, दुर्ग से याद रखेंगे सिंधुदुर्ग। ठीक है, सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ किया जा रहा है ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, तो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, दुर्ग में। दुर्ग मतलब किला में। ठीक है, दुर्ग मतलब क्या होता है, किला। ठीक है, दुर्ग में किया जा रहा है, दुर्ग से याद रखेंगे क्या, सिंधुदुर्ग। ठीक है, सिंधुदुर्ग। ठीक है, सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में ये किया जा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। तो इंडिया हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन यूएन जनरल असेंबली दैट एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम गोलन हाइट्स। तो याद रखिए ये गोलन हाइट्स कहाँ है और किसने इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो इजराइल ने इसको इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसके लिए ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया था और इंडिया ने इसके फेवर में जो है वोट किया है। मतलब इजराइल जो है इलीगल ऑक्यूपेंट है गोलन हाइट्स में। ठीक है, गोलन हाइट्स कहाँ है, ये सीरिया में है। ठीक है, सीरिया में है। ठीक है, सीरिया में है ये। ठीक है, अराउंड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैपिटल डमास्कस। ठीक है, डमास्कस से 60 किलोमीटर दूर। डमास्कस किसकी कैपिटल है, तो सीरिया की कैपिटल है डमास्कस। ठीक है, गोलन हाइट्स कहाँ है साथियों, ध्यान दीजिएगा सीरिया में है। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है कि इंडिया ने किसके फेवर में किस लिए क्या किया, बस ये याद रखना है कि गोलन हाइट्स कहाँ है। तो गोलन हाइट्स सीरिया में है और इसको एक्वायर किया था इसराइल ने शायद 1967 के वॉर में। ठीक है, तो अभी इसराइल का मुद्दा बहुत गर्म है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गोलन हाइट्स कहाँ है, गोलन हाइट्स है सीरिया में। ठीक है, गोलन हाइट्स कहाँ है, सीरिया में है। ठीक है, और कुछ बातें लिखी हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए लिख दिया गया है। ठीक है, तो गोलन हाइट्स याद रखिएगा, गोलन हाइट्स कहाँ है, तो गोलन हाइट्स सीरिया में है। ठीक है, गोलन हाइट्स कहाँ है, सीरिया में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। नाम से समझ में आ रहा है कि गजराज जी की सुरक्षा के बारे में बात हो रही है, हाथियों की सुरक्षा के बारे में बात हो रही है, एलिफेंट कंजर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गजराज सुरक्षा जो है किस मिनिस्ट्री ने या किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंडियन रेलवेज, सेकेंड ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से किसने गजराज सुरक्षा लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों इंडियन रेलवेज ने। ठीक है, क्या होता है ट्रैक्स पे कई बार हाथी आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है, जिससे क्या होता है उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करने लग जाती है। इसकी वजह से गजराज सुरक्षा जो है इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक AI बेस्ड एल्गोरिदम होगा, जिसके चलते जो है एलिफेंट्स की प्रेजेंट डिटेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, एलिफेंट्स की प्रेजेंट डिटेक्ट कर ली जाएगी और उसके बाद क्या होगा, फेटेलिटीज़, एलिफेंट फेटेलिटीज़ को रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गजराज सुरक्षा किसकी इनिशिएटिव है, इंडियन रेलवे की इनिशिएटिव है। ठीक है, ना कि कहीं किसी की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की या काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो गजराज सुरक्षा जो है इंडियन रेलवेज़ की इनिशिएटिव है, ताकि जो एलिफेंट ट्रैक्स पे आ जाते हैं उनका जो एक्सीडेंट है वो बचाया जा सके। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
हु वुड बी कमांडिंग INS त्रिनकट अ फास्ट अटैक क्राफ्ट बेस्ड इन वेस्टर्न सीबोर्ड। ठीक है, तो पहली बार ऐसा होगा किसी फास्ट अटैक क्राफ्ट में INS को जो है कमांड करेंगी कोई फीमेल ऑफिसर। ठीक है, कोई फीमेल ऑफिसर, ऐसा पहली बार होगा कि जो है INS, किसी INS को वो कमांड करेंगी, मतलब फास्ट अटैक क्राफ्ट बेस को वो कमांड करेंगी। तो आपको बताना है जो INS त्रिकंड है वो किसको, वो कौन कमांड करेगा, कौन फीमेल ऑफिसर कमांड करेगी। आपके ऑप्शन है पायल घोष, सेकेंड ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, थर्ड ऑप्शन है भावना कांत, और लास्ट ऑप्शन है आपका शैलजा धामी। ठीक है, तो इनमें से कौन वो फीमेल ऑफिसर है जो पहली बार किसी अटैकिंग क्राफ्ट को जो है कमांड करेगा। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है शैलजा धामी। ठीक है, शैलजा धामी जो है पहली विमेन ऑफिसर बनी है टू टेक ओवर कमांड ऑफ वॉरशिप। ठीक है, किसी वॉरशिप को कमांड करने की ये पहली फीमेल ऑफिसर, विमेन ऑफिसर बनी है। कौन? शैलजा धामी। ठीक है, शैलजा धामी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शैलजा धामी। ठीक है, शैलजा धामी। ठीक है, शैलजा धामी कैसे याद रखेंगे? एस के बाद क्या आता है? टी। ठीक है, तो टी से याद रखिएगा INS त्रिंकट। ठीक है, INS त्रिंकट। अगर आपसे पूछा जाता है कि INS त्रिंकट को कौन लीड करेगा, तो टी के पहले क्या आता है? टी के पहले आता है एस, तो याद रखिएगा शैलजा धामी। ठीक है, एस और टी याद रखिएगा, बस हो जाएगा आपका काम। ठीक है, टी से क्या है? INS त्रिंकंत है, और एस से क्या है? जो उनको लीड करेंगी, जो कमांड करेगी वॉरशिप को, जिनका नाम होगा फीमेल ऑफिसर शैलजा धामी। ठीक है, शैलजा धामी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च प्रोजेक्ट काइपर। ठीक है, प्रोजेक्ट काइपर किसका है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गूगल, सेकेंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है टेस्ला, और फोर्थ ऑप्शन है अमेजॉन। तो इन चारों में से किसने प्रोजेक्ट काइपर लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन ने प्रोजेक्ट काइपर लॉन्च किया है, जिसके चलते वो लोग कई सैटेलाइट्स लगाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, जिससे जो है इंटरनेट मिलेगा बहुत ही हाई स्पीड में दुनिया में। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट्स मिशन इज टू ब्रिंग फास्ट अफोर्डेबल एंड ब्रॉडबैंड टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो प्रोजेक्ट काइपर क्या है? इंटरनेट एक्सेस देगा, बहुत ही फास्ट इंटरनेट एक्सेस देगा अंडरसर्व्ड और मतलब जो भी अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं उनमें। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट काइपर किसका है? तो वो अमेजॉन का है। ठीक है, प्रोजेक्ट काइपर किसका है साथियों? अमेजॉन का है। ठीक है, प्रोजेक्ट काइपर किसका है? तो अमेजॉन का है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे दो MOU साइन किए गए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड और RBI द्वारा, तो हम लोग दोनों ही एक बार में देख लेते हैं ताकि हम लोग का ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और इन्फॉर्मेशन भी कवर हो जाए। तो पहला MOU है रिगार्डिंग एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CCIL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने MOU साइन किया है। और दूसरा साइन किया है बिलियंस ऑफ ट्रेड इन इंडियन सोवरीन बॉन्ड्स थ्रू लंडन लेंडर्स। ठीक है, तो जो है इंडियन सोवरीन बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट करेंगे लंदन के लेंडर्स, जिसके चलते जो है MOU साइन किया गया। ठीक है, तो एक MOU है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और एक MOU है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है साथियों, ये दोनों ही MOU हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों स्कीम से रिलेटेड। तो आपको पता होगा भी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आपको कंसिडर करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। ठीक है, तो जो ड्रोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपको बताना है उनमें से क्या गलत ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए ड्रोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू 15,000 विमेन SHGs, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेकेंड ऑप्शन है ड्रोन्स विल बी गिवन फॉर 3 years। थर्ड ऑप्शन है आपके लिए द स्कीम वुड हैव फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1261 करोड़। और लास्ट ऑप्शन है इट विल हेल्प इन इन्फ्यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है जो स्कीम है ड्रोन्स टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है या कौन सा प्रोविजन गलत है। तो साथियों इसका सही आंसर है
मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो है बी ऑप्शन, ड्रोन्स विल बी गिवन फॉर 2 ईयर्स ना कि 3 ईयर्स। अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1261 करोड़ का प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू 15,000 विमेन एसएचजीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा 15,000 विमेन एसएचजीज को जो है ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स बिगनिंग 24-25। ठीक है, तो 2 साल के लिए जो है ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितनी एसएचजीज को? तो 15,000 एसएचजीज को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये इनका स्कीम का आउटले कितना होगा? 1261 करोड़। ठीक है, 1261 करोड़ इस चीज़ का आउटले होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और जानकारी देख लेते हैं ड्रोन स्कीम फॉर विमेन एसएचजी से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं स्कीम के, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो ये क्या करेगा? ये एम्पावर और ट्रेन करेगा विमेन एसएचजीज को इन रनिंग ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, तो ड्रोन्स को स्मूथ रनिंग में, ड्रोन के स्मूथ यूसेज में क्या होगा? ये जो स्कीम है ये एम्पावर करेगी विमेन एसएचजीज को। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, कवरिंग 80% ऑफ ड्रोन कॉस्ट और अप टू मैक्सिमम 8 लाख विल बी एक्सटेंडेड टू एसएचजीज। ठीक है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैसे रेज हो जाएगा? तो वो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी से भी रेज किया जा सकता है। ठीक है, और जो एसएचजी वुमेन है उनको ड्रोन पायलट कंसिडर किया जाएगा एंड दे विल बी पेड ₹15,000 पर मंथ। ठीक है, वाइल हर असिस्टेंट विल बी पेड ₹10,000 एंड बोथ विल गो ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग के साथ साथ क्या होगा? विमेन एसएचजीज को अर्न करने का मौका मिलेगा। तो जो ड्रोन पायलट होंगी, ड्रोन विमेन पायलट्स होंगी, वो 15,000 उनको मिलेगा, और जो असिस्टेंट्स होंगी उनको 10,000 मिलेगा। ठीक है, इनोवेटिव रोल्स होंगे। ये क्या करेगा? ये नैनो फर्टिलाइजर्स का प्रमोशन करेगा। ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर्स का यूसेज बढ़ाएगा। ठीक है, जो कि थोड़े से कम हार्मफुल हैं जितने सिंथेटिक फर्टिलाइजर से कंपैरिजन में। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। ऑब्वियसली जब इनको ड्रोन पायलट के तौर पे 15,000 रुपये मिल रहा है तो अच्छा खासा इनकम, मतलब अपने हिसाब से अच्छी खासी एक इनकम हो जाएगी, अराउंड 1 लाख पर एनम। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल लीप इन एग्रीकल्चर है। ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? फर्टिलाइजर कंपनीज जो है ब्रिज का काम करेंगी बिटवीन ड्रोन सप्लायर कंपनीज एंड एसएचजीज। ठीक है, तो फर्टिलाइजर कंपनीज विल बी एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन ड्रोन सप्लायर कंपनीज एंड एसएचजीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइलाइट्स देख लिए, सारी चीज़ों को देख लिया, और पिछली वाली स्लाइड में हम लोग ने देख लिया था कि जो ड्रोन है वो 1261 करोड़ की फाइनेंशियल आउटले के साथ काम करेगी। विमेन को जो ड्रोन दिया जाएगा 2 साल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, और कितनी एसएचजीज को? 15,000 एसएचजीज को क्या किया जाएगा? ड्रोन दिया जाएगा। ठीक है, ये 3-4 डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले कितने साल के लिए और कितनी विमेन एसएचजीज को ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जो ड्रोन पायलट होगा उनकी जो मतलब उनकी अर्निंग होगी 15,000 एवरी मंथ, विद हर असिस्टेंट विल बी पेड वाइल हर असिस्टेंट विल बी पेड ₹10,000। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द कोचिन शिपयार्ड अनवील्ड फर्स्ट 3 of 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कमीशन फॉर इंडियन नेवी विच इज़ नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो कोची शिपयार्ड ने 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को क्या किया है? कमीशन किया है। आपको ये बताना है जो कि कमीशन किए जाएंगे इंडियन नेवी में। ठीक है, उनको अनवील किया गया है, 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स को अनवील किया गया है। आपको बताना उनमें से एक कौन नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आईएनएस माहे, सेकंड ऑप्शन है आईएनएस मालवान, थर्ड ऑप्शन है आईएनएस मंगरोल, और फोर्थ ऑप्शन है आईएनएस त्रिकंड। ठीक है, इन चारों में से वो कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट नहीं है जो कि आज कोचिन शिपयार्ड में अनवील किया गया था फॉर देयर कमीशनिंग इन इंडियन नेवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आईएनएस त्रिकंड। ठीक है, आईएनएस त्रिकंड जो है इनमें से नहीं है। कौन कौन से हैं? आईएनएस माहे, आईएनएस मलवान और आईएनएस मंगरोल। ठीक है, किसने डेवलप किया है? तो ये किसने अनवील किया है? कोचिन शिपयार्ड ने इसको अनवील किया। ये क्या है? ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, और ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये अभय क्लास एंटी सबमरीन वाटर कॉरवेट्स को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, ये अपग्रेडेड वर्जन है। कौन? आईएनएस माहे, आईएनएस मालवान और आईएनएस मंगरोल। ठीक है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अपग्रेडेड हैं। किससे? अभय क्लास एंटी सबमरीन वाटर कॉरवेट से। ठीक है साथियों, किसको रिप्लेस करेगा? तो अभय क्लास को ये रिप्लेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड में अनवील किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? आईएनएस माहे, आईएनएस मलवान और आईएनएस मंगरोल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर इज असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपको बताना है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, मतलब दिल्ली और हरियाणा दोनों में ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली और हरियाणा दोनों में ही असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कंसर्न रेज किया था रिगार्डिंग प्रपोज वॉक विद वाइल्ड लाइफ इवेंट बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्केड्यूल टू टेक प्लेस इन असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वॉक विद वाइल्ड लाइफ एक इवेंट होने वाला था असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि ये माना जा रहा था कि एनवायरनमेंट या वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के जो सेंचुरी का जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म कर सकता है, इसलिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो है कंसर्न रेस किया था। ठीक है, तो असोला भट्टी कहाँ है, असोला भट्टी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है। साउथ दिल्ली में कुछ पार्ट है इसका, और कुछ पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फरीदाबाद एंड गुरुग्राम में। ठीक है, कुछ पार्ट साउदर्न दिल्ली में है, और कुछ पार्ट असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फरीदाबाद और गुरुग्राम में है। ठीक है, जो कि हरियाणा में आता है। ठीक है, तो इसलिए ये दिल्ली और हरियाणा दोनों में ही है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर साइन पीस एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने पीस एग्रीमेंट साइन किया है, किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, सेकेंड ऑप्शन है पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी फॉर कांगले पाक प्रेपाक, थर्ड ऑप्शन है कांगलेई यावोल काना लूप KYKL, और फोर्थ ऑप्शन है कांगले पाक कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन चारों में से किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने। ठीक है, UNLF जो है सबसे पुराना वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है मणिपुर का, जिसने ये पीस एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने ये किया है। ठीक है, दिस इज ओल्डेस्ट वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ मणिपुर। ठीक है, इनका भी रोल था, कुछ लोग बोल रहे थे इनका भी रोल था, जो अभी काफ़ी वायलेंस हुआ था मणिपुर में, तो इसके चक्कर में क्या हुआ है, यहाँ पे पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच। ठीक है, तो इन्होंने जो है हथियार डाल दिए हैं, अब बोला है कि हम लोग शांति के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट कब आया था, 1964 में आया था, और ये नागा डोमिनेटेड और कुकी जोमी डोमिनेटेड हिल्स में ये रहते हैं या पार्ट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, कुछ ये इंडियन टेरिटरी के अंदर करते हैं, और कुछ ये बाहर रह के ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और ये दिस इज़ वन ऑफ द 7 मीटी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बैंड बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ जो है पीस एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्लिंच प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले इन स्टेट पवेलियन कैटेगरी एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले के लिए किसको मिला है, आपको बताना है किस स्टेट को मिला है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है बिहार, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा को एक्सीलेंस इन डिस्प्ले के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। ठीक है, एक्सीलेंस इन डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले में क्या था, डिस्प्ले एक्चुअली दिशा दिखा रहा था, इसलिए ओडिशा को अवार्ड मिल गया। ठीक है, डिस्प्ले क्या दिखा रहा था, डिस्प्ले क्या कर रहा था, दिशा दिखा रहा था, इसलिए अवार्ड मिल गया है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ओडिशा को गोल्ड मेडल में। ठीक है, तो गोल्ड मेडल मिला है फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले इन स्टेट पवेलियन कैटेगरी। किसको, डिस्प्ले में क्या दिखा रहा था, तो डिस्प्ले में दिशा दिखा रहा था। ठीक है, डिस्प्ले से क्या याद रखेंगे, डिस्प्ले याद रखेंगे एक्सीलेंस इन डिस्प्ले अवार्ड, और किसको मिला, डिस्प्ले दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, दिशा दिखा रहा था, तो दिशा से याद रखेंगे ओडिशा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज सेट टू बिकम चेयरमैन ऑफ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के कौन चेयरमैन बनने वाले हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं विवेक भारद्वाज जी, सेकेंड ऑप्शन है दीपक पारेख, थर्ड ऑप्शन है नारायण शेषाद्री, और फोर्थ ऑप्शन है दिवाकर गुप्ता। तो इन चारों में से कौन इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के जो है चेयरमैन बन जाएंगे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है नारायण
शेषाद्री साहब, ठीक है। नारायण शेषाद्री साहब जो हैं ये इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन बन जाएंगे फॉलोइंग दिवाकर गुप्ताज रेजिग्नेशन, ठीक है। तो दिवाकर गुप्ता के बाद जो है नारायण शेषाद्री जो है चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। किसके? इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे साथियों? डेट मतलब उधार, ना उधार, ठीक है। कोई उधार नहीं, ठीक है, कोई उधार नहीं, ठीक है। डेट ना लेना है, ठीक है, याद रखिएगा, डेट ना लेना है, किसी से उधार ना लेना है, ठीक है, डेट ना लेना है। ना से याद रखिएगा नारायण शेषाद्री, ठीक है। या अगर तब भी नहीं याद हो रहा है आपको तो ये याद रख लेंगे डेट शेष है, ठीक है। कितना डेट शेष है, शेष मतलब कितना बचा हुआ है। या तो आप याद रख सकते हैं डेट ना लेना, ना से याद रखेंगे नारायण शेषाद्री साहब, ना एन ए से देखिए एन ए यहाँ है और एन ए यहाँ है, ठीक है। एन ए मतलब नारायण शेषाद्री और डेट से याद रखेंगे इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। या आप याद रखेंगे डेट शेष है तो शेष से याद रखेंगे शेषाद्री साहब, ठीक है, शेषाद्री साहब, नारायण शेषाद्री साहब। किससे? तो डेट शेष है मतलब डेट बची हुई है तो डेट शेष है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आर सुब्बलक्ष्मी रिसेंटली पास्ड अवे, विद विच फील्ड वॉज शी एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो किस फील्ड से वो एसोसिएटेड थी आर सुब्बलक्ष्मी, आपको ये बताना है, ठीक है। आर सुब्बलक्ष्मी वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं लिटरेचर, सेकेंड ऑप्शन है पेंटिंग, थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट्स और फोर्थ ऑप्शन है सिनेमा, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है सिनेमा, ठीक है। तो ये मलयालम सिनेमा में बहुत ही जाना माना नाम थी, वेटरन एक्टर थी आर सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। रेनाउंड फॉर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस टू मलयाली सिनेमा, ठीक है। तो मलयाली सिनेमा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी कौन? आर सुब्बलक्ष्मी जी, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड लॉन्च्ड इंश्योर इंडिया कैंपेन। तो इंश्योर इंडिया कैंपेन किन ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने AB लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है बजाज लाइफ, थर्ड ऑप्शन है LIC और फोर्थ ऑप्शन है HDFC लाइफ। तो इन चारों में से किसने इंश्योर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है HDFC लाइफ ने, ठीक है। HDFC लाइफ ने ये इंश्योर इंडिया जो है लॉन्च किया था। और अब ये क्या हो गया, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया है। क्यों? क्योंकि इसमें अराउंड 19,000 फोटोज़ कंट्रीब्यूट किया गया है इंडिविजुअल्स द्वारा इंश्योर इंडिया कैंपेन में, ठीक है। तो याद रखिएगा HDFC लाइफ ने क्या किया है, इंश्योर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, ठीक। कैसे याद रखेंगे? आई के पहले क्या आता है? एच, तो HDFC, ठीक है। HSBC मत याद रखिएगा, HDFC याद रखिएगा, ठीक है। या HD में इंश्योर करना है, ठीक है। HD वीडियोस जो है इंश्योर करना है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। या आई से पहले क्या आता है? H, तो HDFC बैंक, ठीक है। HDFC लाइफ ने ये इंश्योर इंडिया कैंपेन जो है लॉन्च किया था, जो कि अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल में आ गया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, who was the first woman to serve as justice on US Supreme Court who recently passed away at the age of 93 in Phoenix, Arizona, ठीक है। तो वो कौन सी पहली विमेन थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में जजशिप की जो है अपॉइंटमेंट देखी थी या जजशिप की अपॉइंटमेंट रिसीव की थी US की पहली विमेन ने, ठीक है। तो आपको यही बताना है। और रिसेंटली उनकी जो है डेथ हो गई है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ क्वेश्चन में आ गई है, ठीक है। तो साथियों आपको बताना है कि कौन वो जज थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है एलेक्स डी ट्रीना, सेकेंड ऑप्शन है ब्रेवडेन पाओला, थर्ड ऑप्शन है सैंड्रा डे ओकॉनर और फोर्थ ऑप्शन है एमी डे फाउलर, ठीक है। इन चारों में से वो कौन विमेन थी जो कि सर्व की थी जज ऑन US सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सैंड्रा डे ओकॉनर, ठीक है। सैंड्रा डे ओकॉनर जो है फर्स्ट वुमेन थी टू सर्व एज जस्टिस ऑन US सुप्रीम कोर्ट, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 इन फिनिक्स एरिजोना, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? संडे को बस ऐसे याद रखिएगा, संडे को जस्टिस नहीं मिलता, ठीक है। संडे को सैंड्रा डे से याद रखिएगा, ठीक है। संडे याद रखिएगा सैंड्रा डे, ठीक है। सैंड्रा डे, ठीक है। संडे से याद रखिएगा सैंड्रा डे, ठीक है। संडे को जस्टिस नहीं मिलता, ठीक है। तो ये पहली वुमेन थी जो एज अ जस्टिस सर्व की थी US सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। संडे को जस्टिस नहीं मिलता, जस्टिस से क्या याद रखेंगे? जस्टिस ऑन US सुप्रीम कोर्ट। और संडे से क्या याद रखेंगे? सैंड्रा डे, ठीक है। सैंड्रा डे ओकॉनर, द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज जस्टिस ऑन US, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 इन फिनिक्स एरिजोना, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 किसको मिला है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेकंड ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, और फोर्थ ऑप्शन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन चारों में से स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो साथियों इसका सही आंसर है आपके लिए सेल नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, PGCIL। तो याद रखिएगा PGCIL हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कॉच में बहुत पावर होती है, ठीक है, स्कॉच में बहुत पावर होती है, ठीक है। आप लोग ने तो ग्रहण किया होगा ना कभी स्कॉच, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कॉच में बहुत पावर होती है, तो पावर से याद रखिएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, which was acclaimed for its exemplary contributions to corporate social responsibility and environment protection। तो किसको acclaim मिला था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और environment protection की तरफ काम करने के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं NTPC ऊंचाहार, सेकेंड ऑप्शन है NTPC वादनगर, थर्ड ऑप्शन है NTPC कोची, और फोर्थ ऑप्शन है NTPC बोनाई गांव, ठीक है, बोंगाई गांव, ठीक है। तो इन चारों में बताना है आपको किसको अक्लेम मिला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है NTPC बोंगाई गांव, ठीक है। NTPC बोंगाई गांव जो है इनको एक सिग्निफिकेंटली जो है अक्लेम किया गया है फॉर एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये अवार्ड किसने दिया था? तो ये ग्रीन टेक फाउंडेशन ने ये अवार्ड दिया था, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे साथियों? तो क्योंकि जो गांव में ही CSR होगी और गांव में ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। गांव में ही CSR होगी, CSR का काम होगा, और गांव में ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम होगा, ठीक है साथियों। दोनों ही काम कहाँ होगा? गांव में होगा। तो गांव से याद रखेंगे NTPC बोंगाई गांव, ठीक है, NTPC बोंगाई गांव, ठीक है। और ये किसने दिया है? ये ग्रीन टेक फाउंडेशन ने दिया है, ठीक है। गांव से क्या याद रखेंगे? गांव से याद रखेंगे बोंगाई गांव। और गांव में क्या हो रहा है? गांव में CSR वाला काम हो रहा है और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये CSR और इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट मतलब कि जो ग्रीन टेक फाउंडेशन ने इनको दो चीज़ के लिए क्लेम किया है, एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशंस के लिए। किस किस चीज़ के लिए? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है साथियों। किसको? NTPC बोंगाई गांव को, ठीक है। गांव से याद रखिएगा बोंगाई गांव, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म। तो इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म कौन सा है आपको बताना है। ब्लड पॉजिटिविट फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, सेकेंड ऑप्शन है ब्लड प्लस, थर्ड ऑप्शन है ब्लड फॉर ऑल, और फोर्थ ऑप्शन है ब्लड कार्ड। तो इन चारों में से कौन सा पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है? तो साथियों इसका सही आंसर है ब्लड प्लस, ठीक है, बी ऑप्शन ब्लड प्लस, ठीक है। तो ब्लड प्लस जो है वो इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ब्लड पॉजिटिव याद रखिएगा, ठीक है, ब्लड पॉजिटिव, ठीक है, ब्लड पॉजिटिव यही है इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो ब्लड वेस्टेज है इंडिया में उसको बचाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनवील्ड अ प्लान टू इन्वेस्ट मोर देन 1.5 बिलियन डॉलर्स इन इंडिया। तो किसने प्लान किया है 1.5 बिलियन डॉलर्स का निवेश करने के लिए इंडिया में, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टेस्ला, सेकेंड ऑप्शन है नोकिया, थर्ड ऑप्शन है फॉक्सकॉन, और फोर्थ ऑप्शन है सैमसंग। तो इन चारों में से किसने 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है इंडिया में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फॉक्सकॉन, ठीक है। फॉक्सकॉन जो है इन्होंने बोला है कि जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो ये मूव करेंगे चाइना से, ठीक है, चाइना से मूव करके कहाँ आएंगे? इंडिया में। और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी कौन है? वो मेजर एप्पल सप्लायर है, ठीक है। ये ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं कर्नाटका में और तेलंगाना में, ठीक है। पर अब ये नया इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 बिलियन डॉलर का, जो कि काफ़ी ह्यूज है। तो कौन करेंगे वो? फॉक्सकॉन, ठीक है। फॉक्सकॉन, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन, ठीक है। कौन 1.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा? तो फॉक्सकॉन, ठीक है। कौन, देखिए कौन किसमें, तो आपसे पूछा जाएगा कौन 1.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा, तो कौन से याद रखेगा? फॉक्सकॉन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन से देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले 7 महीनों में जो है इंडिया का फिजिकल डेफिसिट रीच कर गया है 45%, ठीक है, 45% रीच कर गया है टू द एनुअल टारगेट ऑफ 17.87 ट्रिलियन, ठीक है। तो 17.87 ट्रिलियन जो है एनुअल टारगेट है और इसका 45% ऑलरेडी पहुँच गया, ब्रीच नहीं किया है, 45% ऑलरेडी रीच कर चुका है, ठीक है। तो यही एक न्यूज़ थी, फिजिकल डेफिसिट जो है फर्स्ट 7 मंथ्स में 45% पहुंच गया है 17.87 ट्रिलियन का, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने क्या किया है, कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है MTPA मधु बैंड वॉशरी का, ठीक है। MTPA मधु बैंड वॉशरी का जो है कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने, ठीक है। HDFC लाइफ ने इंश्योर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड कर लिया गया, ये तो अभी हम लोग ने देखा ही था, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान रिलेटेड है जोशीमठ से। तो एक सेंट्रल कमेटी को चेयर किया था अमित शाह साहब ने, जिन्होंने ये बोला है कि रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जोशीमठ के रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है 1658 करोड़ जो है एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। 1658 करोड़ जो है एलोकेट किया जाएगा किसके लिए, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जोशीमठ, ठीक है साथियों। यहाँ पे हमारा ये पूरा सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको स्टैटिक नॉलेज समझ में आई होगी, जो भी करंट अफेयर की ट्रिक्स और टिप्स दी गई हैं वो समझ में आया होगा, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है सब समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। हम लोग कल फिर मिलेंगे 3 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों खूब अच्छे से पढ़िएगा, खूब मेहनत करिएगा और जल्दी सफल होइएगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।